हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में मैं स्पेशली बात करूंगा उन एस्पिरेंट से जो गेट 2026 या 27 की तैयारी कर रहे होंगे। आज के सेशन में मैं बताऊंगा कि हम कैसे गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और यदि आप स्टार्ट कर सकते हैं कर चुके हैं तो उसको हम कैसे और ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो उसके ऊपर आज का ये वीडियो रहने वाला है। अभी फिलहाल मैं आपको जो स्क्रीन पर सब्जेक्ट्स लिखे हुए दिख रहे हैं वो हमारे गेट एग्जाम में के सिलेबस में आने वाले सब्जेक्ट्स हैं, और उसके वेटेज के बारे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसको मार्क्स के फॉर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं और परसेंटेज के फॉर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे कि गेट 2026 को अभी हमारे पास में लगभग लगभग 14 महीने बाकी है, बोल सकता हूँ, क्योंकि 2026 फरवरी में जाके होगा, तो एक साल से ज्यादा का समय मेरे पास में है। और मैं बोलता हूं कि ये एकदम सफिशिएंट समय है जिसमें आप गेट का पूरा सिलेबस अच्छे लेवल पर पढ़कर कंप्लीट कर सकते हैं। सफिशिएंट समय मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए, सफिशिएंट समय मिल जाएगा टेस्ट सीरीज देने के लिए, सफिशिएंट समय मिल जाएगा पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाने के लिए, प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हैं वेराइटी ऑफ एग्जाम्स के, वो सब लगाने के लिए। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम सिर्फ गेट की तैयारी कर रहे हैं तो हम सिर्फ गेट के पीवाईक्यूज लगाएं, नहीं, हम गेट के पीवाईक्यूज भी लगाएंगे, हम इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यूज भी लगाएंगे, संभव हो सके तो सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यूज भी लगाएंगे। बुक अवेलेबल होती है मार्केट में कई पब्लिकेशंस की जो पीवाईक्यूज प्रोवाइड कराते हैं, आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा हम एई जेई के लेवल के क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हैं फ्री टाइम मिलने पर। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यदि आपने गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसे एग्जाम्स के पीवाईक्यूज कर लिए तो बाकी सब एग्जाम्स के पीवाईक्यू आपसे बहुत प्यार से बहुत आराम से हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ये तो ही एक बात है। दूसरी बात, देखो, प्रिपरेशन जितना जल्दी स्टार्ट करोगे लास्ट में उतना ज्यादा समय मिलेगा रिवीजन करने के लिए, और भी जो दूसरी चीजें हम कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया टेस्ट सीरीज वगैरह दे सकते हैं। तो प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद उसको रिवीजन में कन्वर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रिपरेशन कर लो, नोट्स भर लो, खूब किताबें पढ़ डालो, लेकिन यदि रिवीजन नहीं है तो फिर एग्जाम में जाने का कोई मीनिंग नहीं है, एग्जाम लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मार्क्स आएंगे ही नहीं। अब इसे लिख के रख लो, विदाउट रिवीजन मार्क्स नहीं आएंगे। आप भले बहुत सफाई से अलग अलग कलर का पेन का यूज करते हुए एकदम नोट्स बना रहे हो, पूरे ढेर लगा दिया नोट्स का, लेकिन याद कुछ भी नहीं है, हर एक क्लास अटेंड कर रहे हैं, डेली टाइम पे जा रहे हैं क्लास के अंदर, लेकिन याद कुछ भी नहीं है, तो फिर कोई मीनिंग नहीं है आपका एग्जाम लिखने का, कोई मीनिंग नहीं है प्रिपरेशन करने का। तो प्रिपरेशन करना पैसा व्यर्थ करने के बराबर हो जाएगा, समय व्यर्थ करने के बराबर हो जाएगा, यदि आपने उसको रिवीजन में कन्वर्ट नहीं किया तो। इसका मतलब यह है कि डे वन से हमारे माइंड में रिवीजन चलना चाहिए, रिवीजन के बारे में हमको सोचना पड़ेगा डे वन से। सर डे वन से कैसे सोचेंगे रिवीजन, तो सर लास्ट में करते ना, ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। यदि कोई व्यक्ति आपको ऐसा बोल रहा है, ऐसा समझा रहा है कि बेटा पहले सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो फिर रिवीजन करते रहना, तो वो आपको पागल बना रहा है, या उसको खुद को ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है वो व्यक्ति जो आपको ऐसा बोल रहा है। बाद में कभी समय मिलता ही नहीं, आज तक नहीं मिला है किसी को। तो डे वन से रिवीजन करना है, आज जो पढ़ा उसको आज ही रिवाइज करो। अगली क्लास में जाने से पहले पिछली क्लास का पूरा हिसाब किताब मेरे पास में क्लियर होना चाहिए कि कल क्या पढ़ाया था, जो टॉपिक कल मुझे कंप्लीट करा दिया गया है क्या मैंने उस पर बेस्ड पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगा लिए, नहीं लगाया तो पहले लगा लो, फिर अगली क्लास में एंटर। तो जब डेली बेसिस पे ऐसा होगा तो जिस दिन टीचर के द्वारा सब्जेक्ट खत्म किया जाएगा उसी क्षण आपके द्वारा भी उस सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन खत्म कर दिया जाएगा, उस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड आ चुकी होगी। तो ऐसा आपको करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना है कि भैया एक सब्जेक्ट चल रहा है 1 महीने तक, वो पहले कंप्लीट हो जाने दो फिर उसका रिवीजन चालू करेंगे। अब रिवीजन करने को समय ही नहीं मिलेगा, अगले 2 नए सब्जेक्ट फिर चालू हो जाएंगे। अरे एक सब्जेक्ट खत्म हुआ फिर 2 नए सब्जेक्ट आके बैठ जाएंगे तुम्हारे सामने, बर्डन तो बढ़ते जाएगा समय के साथ। तो वेट मत करना किसी चीज के लिए, जो काम आज करना है उसको कर डालना, कल के ऊपर मत थोपना, यही स्ट्रेटेजी है।
यूट्यूब खोलोगे 25 ज्ञानी लोग आके आपको ज्ञान देने लग जाएंगे, अरे इस प्लान को फॉलो करो, आपका गेट में AIR 1 आ जाएगा, आप इसको प्लान करो, आपका ऐसा हो जाएगा, टॉप 100 में आ जाओगे। कुछ नहीं है, जो सीधा गणित है, जितने आप लोगों से सुनोगे, कोई से भी एग्जाम दो, कुछ भी काम करो, सीधा हिसाब है, आज का काम आज कर डालो, आज जो पढ़ा उसको आज ही रिवाइज कर डालो, आज जो पढ़ा उस पर बेस्ड PYQ आज ही लगा लो। इससे बढ़िया, इससे अच्छी और इससे बेहतरीन कोई स्ट्रेटेजी हो ही नहीं सकती दुनिया में, हो ही नहीं सकती। और ये दुनिया का नियम है कि आज कर लिया तो कर लिया, कल के ऊपर यदि आपने छोड़ा तो फिर वो लेट होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, और फिर वो कभी होगा भी नहीं आपसे। नोट्स जब बना रहे हो, नोट्स बड़े सफाई से बनाओ। टीचर पढ़ा रहा है, जैसे आप रिकॉर्डेड कोई क्लास देख रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, पॉज करो, एक स्क्रीन जो हो गई है भर आ गई, उसको लिख लो, वापस चालू करो, फिर अगली स्क्रीन पर मतलब स्लाइड पर जाओ, पूरा लिख दिया टीचर ने बोर्ड पर, फिर आप अपनी कॉपी में लिख लो, फिर अगली स्लाइड पे जाओ। तो ऐसा करते करते पूरा नोट्स बनाओ, वीडियो देखते देखते। तो वीडियो समझते भी जाओ, लिखते भी जाओ, समझते भी जाओ, लिखते भी जाओ। इस तरीके से आपको करना है। और लाइव क्लास में यदि देख रहे हो तो टीचर आपको समय दे ही देता है लिखने के लिए, तो आप लिख लेते हो उस समय। कुछ लोग इस स्टाइल को भी फॉलो करते हैं कि पहले पूरा देख लेते हैं, फिर बैठ के लास्ट में लिखते हैं। आप उस पैटर्न को भी सॉल्व कर सकते हो कि एक लेक्चर पूरा देख लो, 1 घंटे का, 2 घंटे का, जितने का भी है, उसके बाद बैठ के उसको फिर लिख लो। वो स्टाइल भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर समय ज्यादा लग सकता है कभी कभी। वो आपकी आपकी चॉइस, आपको जैसा ठीक लगे नोट्स बनाने में आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाना है, नोट्स नियम से डेली लिखकर बनाना है। दूसरे के नोट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। सर हमने टॉपर का नोट्स ले लिया, अबे तो वो उसका नोट्स था, तुम्हारे समझ के बाहर है ना वो चीज। दूसरे के नोट्स पे क्यों डिपेंडेंट रहना है? उसकी रामायण उसके भरोसे, हमको अपना देखना है, हमको अपना देखना है। सर उसके तो 10 में से 5 ही नंबर आ रहे हैं, हमारे तो 10 में से 6 नंबर आ रहे हैं, 7 नंबर आ रहे हैं। अरे भाई उसको छोड़ो, उसके कम आ रहे हैं तो वो उसकी कथा जाने, वो अपने को क्या लेना देना उससे। यदि हमारे अच्छे आ रहे हैं तो आगे और अच्छे लाना है हमको, या अभी हमारे कम आ रहे हो दूसरे के अच्छे आ रहे हैं तो उससे ईर्ष्या ईर्ष्या भी नहीं करना है। यदि हमारे कम आ रहे हैं तो हम अपने कम आने वाले नंबर्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कहाँ गलतियां हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। नोट्स बड़े सफाई से बनाओ, अच्छे क्वालिटी वाले पेजेस का यूज करो। पैसा खर्च होगा मैं जानता हूं, क्या मुझे नहीं पता कि अच्छे क्वालिटी वाले पेज जो है वो थोड़े से महंगे आएंगे। भाई रफ कॉपी भी एक आती है एकदम खराब पेज, लेकिन यकीन मानो थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, 30-40 रुपए पर कॉपी ज्यादा खर्च होगा, लेकिन अच्छे क्वालिटी के पेजेस में यदि बनाओगे तो वो नोट्स आपके पास में जिंदगी भर रहेंगे और उसको आप यूज करोगे आने वाले समय में। ये मैं आपको वादा करके बोल रहा हूँ। स्ट्रक्चर की फील्ड में रहोगे तो RCC, स्टील, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ऐसे सब्जेक्ट्स को, बिल्डिंग मटेरियल्स, इन सब सब्जेक्ट्स को आप उपयोग करोगे जॉब लगने के बाद भी। पढ़ाई का तो हो ही गया काम, जॉब लगने के बाद भी ये सब नोट्स काम आएंगे। RCC के, स्ट्रक्चर एनालिसिस के, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के, बिल्डिंग मटेरियल्स के, सब नोट्स काम आते हैं जॉब के टाइम पर भी। तो सफाई से बनाओ, अच्छे क्वालिटी के पेज। अब रफ कॉपी में बना लिया, एक साइड लिख रहे हैं, दूसरे साइड में छप जा रहा है पूरा की पूरा वैसा ही, उसके ऊपर भी आप लिख रहे हो, तो फिर वो तो पूरा कचरा हो जाता है ना। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का सोचते हुए, आज थोड़ा सा पैसा खर्च होगा लेकिन उससे फायदा ही मिलेगा आपको। अलग अलग कलर के पेन का यूज करो, ब्लैक, ब्लू, रेड, कम से कम इन 3 कलर का तो यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही रफ रफ वर्क में लिखते हैं, बहुत ही रफली लिखते हैं, एक लाइन लिख रहे हैं ऊपर जा रही है, फिर दूसरी नीचे आ रही है, डायग्राम भी कुछ भी बना रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, सफाई से करो तो पढ़ने में भी मन लगेगा उसमें। एकदम गंदी वाला करके रखोगे कॉपी किताबों में तो पढ़ने का भी मन नहीं करेगा आपका। तो पहली बात, नोट्स अच्छे से बनाना है और जरूर बनाना है, सफाई से अलग अलग कलर का पेन का यूज करते हुए बनाना है। फिर उसके बाद उन नोट्स को संभाल के रखना है। कई बार जैसे अभी तो ऑनलाइन चलती चीज है, पहले जब ऑफलाइन होती थी तो नोट्स चोरी होने का, नोट्स गुम जाने का भी डर होता था। तो यदि आप कहीं से ऑफलाइन कोर्स में इन्वॉल्व हो, ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो कहीं जगह से, तो नोट्स को बड़े संभाल के और सेफली रखने की जरूरत है। जैसे आप लोग क्लास में से बाहर निकलते हैं, अपने बैग को पहले एक बार चेक कर लो घर जाने से पहले कि मैं घर से 5 कॉपियां लाया था तो पांचों कॉपियां मौजूद है, हर एक चीज मौजूद है, हाँ ठीक है मौजूद है, चलो घर वापस। घर जाके पता लग रहा है कि अरे यहाँ तो 2 कॉपियां गायब है, गया फिर वो मामला।
चोरी हो जाते थे नोट्स क्लास में से, जो टॉपर होता था उसके नोट्स चोरी हो जा रहे हैं, ऐसा होता था। अभी तो ऑनलाइन है तो लोग घर पर ही बैठे, तो सवाल ही नहीं उठता चोरी होने का या घूम जाने का। चोरी हो जाते थे मतलब घूम जाते थे, इस टाइप का मैं कह सकता हूँ। कुछ बच्चे निपटा भी देते थे जो नहीं बनाते थे नोट्स, वो दूसरे अच्छे बच्चों के नोट्स निपटा देते थे। तो सब समस्या आती है कभी कभी इसी चीजें, लेकिन ठीक है, हम इससे ऊपर उठ के थोड़ा सोचेंगे कि हम घर पर बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके अलावा क्या होता है कि जब आप नोट्स बना लेते हैं, उसका एक स्कैन करके रख लो मोबाइल में, अपने पास पीडीएफ स्कैन होता है, पूरा स्कैन करके रख लिया। इससे क्या होगा, जैसे कि हम कहीं पर गए शादी वगैरह में, 2-4 दिन बिजी है, तो मोबाइल में से नोट्स पढ़ लिए, बस में ट्रेवल कर रहे हैं वहां पे पढ़ लिए। डेली जो लोग बस में ट्रेवल करते हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे होते हैं, आधा घंटा जाने में लगता है, आधा घंटा 1 घंटा आने में लगता है, वहां पर मोबाइल में से नोट्स को पढ़ डाला। पड़ोसी को लगेगा अरे मोबाइल चला रहा है, लेकिन आप तो पढ़ाई कर रहे हो, कितना अच्छी बात है, सोचो समय का यूटिलाइजेशन होगा। तो आपको है ना रिवीजन के लिए समय कभी मिलेगा नहीं, लेकिन आप समय चोरी कर लेना, समय की चोरी करते आना चाहिए, हम चोर बन जाओ समय के लिए। जो व्यक्ति दुनिया में समय का सबसे बड़ा चोर है, वही दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है आज की तारीख में, उसी के पास सबसे ज्यादा पैसा है जो समय चोरी करना चाहता है। छोटी छोटी जगहों से समय चुराना पड़ेगा आपको, समय तो मिलता तो है ही नहीं समय। आज जरा से छोटे से मेरा बच्चा है छोटा सा, उसको कुछ काम में बोलता हूँ अरे पापा अभी टाइम नहीं, अरे टाइम नहीं मतलब तू कौन सी कंपनी चला रहा है भाई, है ना, टाइम नहीं है अभी। अच्छा, 3 साल के बच्चे के पास टाइम नहीं है, बताओ। तो आप जैसे मैं और लोग, हम लोग जो 30 से 40 साल की उम्र के बीच के लोग हैं, उनके पास तो कहाँ से आएगा टाइम। या प्रिपरेशन मोड में आप 25 साल की तो उम्र रखते होंगे कम से कम, कहाँ से आएगा टाइम। चुराना पड़ेगा टाइम, जहां जहां से आप अपने समय को बचा सकते हो बचाने की कोशिश करना। तो वेटेज वाइज सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर बता रखे हैं। जनरल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप साल भर चलते रहने दो, 1-1 घंटा डेली मारो, ज्यादा नहीं, 1 घंटा बस, साल भर चलने दो। आज 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मतलब पहले सब्जेक्ट रेडी कर लो, उसके बाद भाई पहले डेली बेसिस पर सब्जेक्ट रेडी कर लो, 2-2 घंटे की क्लास दोनों चला ली अपने। कम से कम एक बार में 2 सब्जेक्ट्स आपको पैरेलली स्टार्ट करना ही पड़ेंगे। तो शुरुआत के लिए आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट कर सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक सब्जेक्ट जो आपके कॉलेज में हो, यदि आप कॉलेज गोइंग हो, और यदि आप पास आउट हो चुके हो तो फिर तो कोई सा भी उठा लो, हेवी वेटेज वाला सब्जेक्ट उठा लो, जियोटेक उठा लो, एनवायरमेंट उठा लो, ट्रांसपोर्टेशन उठा लो। जो लोग कॉलेज गोइंग होते हैं उनके लिए हम लोग मैथमेटिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स भी आ जाता है सेकंड सेमेस्टर से, और सेकंड या थर्ड सेमेस्टर से इंजीनियरिंग व्हाट वी से मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, वो भी आ जाता है। समझ में आ रही बात। सॉलिड मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों तरीके हैं, यदि आप पास आउट हो तो हेवी वेटेज वाले सब्जेक्ट पहले उठा के कंप्लीट कर लो, और यदि आप कॉलेज गोइंगे तो उन सब्जेक्ट्स को पहले पकड़ो जो कॉलेज में चल रहे हैं, तो आपका कॉलेज का बर्डन भी कम हो जाएगा, आपके सब्जेक्ट्स गेट लेवल के तैयार हो जाएंगे और वो कॉलेज में भी काम आ जाएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखने में। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, तो अभी सफिशिएंट समय है, प्रिपरेशन यदि अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो कर लो, लेट मत करो, लेट मत करो, जितना लेट करोगे घाटा होता चला जाएगा, जितना लेट करोगे घाटा होता चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, 2 से 4 नंबर का, मेरे को एक सब्जेक्ट दिख रहा है, मान लो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मेरा इंटरेस्ट नहीं है मान लो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, और इसका वेटेज भी कम है, दोनों ऑप्शन आपको देखना है, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है और इसका वेटेज भी कम है, तो मैं इसको एकदम लास्ट ऑप्शन रखूंगा कि यदि मेरे पास समय रहा तो मैं ये सब्जेक्ट रेडी करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। ये तरीका होना चाहिए। मान लो अपोजिट सिचुएशन बन रही है, एक सब्जेक्ट आ रहा है मान लो बिल्डिंग मटेरियल, 1 नंबर का आ रहा है, और बहुत से बहुत ज्यादा मान लो 2 नंबर का है। मेरा भयंकर इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, बिल्डिंग मटेरियल में भयंकर तरीके से इंटरेस्ट है, या स्टील स्ट्रक्चर मान लो भयंकर इंटरेस्ट है, आएगा मात्र 2 नंबर का, 3 नंबर का, तो उसको उतने ही वेटेज के हिसाब से पढ़ूंगा मैं। ऐसा नहीं करूंगा कि मैं पढ़े जा रहा हूं 2-2 महीने तक एक ही सब्जेक्ट को, एक ही सब्जेक्ट को 2-2 3-3 महीने खींच रहा हूं, ऐसा नहीं करना है।
भले वो मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हो। अरे तुम्हारे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है एग्जाम में। वेटेज है क्या उस सब्जेक्ट का, 2 नंबर का वेटेज है, 3 महीने तक उसको मैं खींच रहा हूं, ये तो मेरी बेवकूफी हो गई। हाँ, जियोटेक एक 15 नंबर का सब्जेक्ट है, यदि मैं उसको 2 महीने खींचता हूं, चलो समझ में आता है। मैथमेटिक्स को खींचता हूं 2 महीने तक, चलो समझ में आता है, क्योंकि वो मुझे 15 नंबर देकर जाएंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट का सिलेक्शन जो है बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में आप फंस जाते हो सब्जेक्ट सिलेक्शन के दौरान। तो आपको अपना इंटरेस्ट भी देखना होता है, अपने कॉलेज को भी देखना होता है कि वो सब्जेक्ट कॉलेज में भी चल रहा है, वो सब्जेक्ट मेरे इंटरेस्ट का पार्ट भी है, और वो सब्जेक्ट वेटेज वाइज भी अच्छा होना चाहिए। इस आधार पर आप सब्जेक्ट का सिलेक्ट करेंगे प्रिपरेशन के लिए पहले, कि पहला कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए। तो उसके 3-4 पैरामीटर मैंने आपको बता दिए। आपका कॉलेज भी कवर हो जाए, आपका इंटरेस्ट भी उस सब्जेक्ट में आ जाए, और उसका वेटेज भी हो। ऐसे को आप सबसे पहले पकड़ो, ऐसे सब्जेक्ट को आप सबसे पहले पकड़ो। ठीक है। कई बार प्रिपरेशन करते समय आपको डिमोटिवेशन आएगा, ऐसा लगेगा कि अरे अब छोड़ देते हैं, कर देते हैं। अभी शुरू में नहीं होगा, 4-5 महीने के बाद होगा, जब 6-7 सब्जेक्ट कंप्लीट होने को आएंगे, और जो पहले नंबर पे आपने सब्जेक्ट पढ़ा था उसके बारे में आप सब कुछ भूल चुके होंगे, तब आपको लगेगा कि अरे यार, जो मैंने आज से 4 महीने 5 महीने पहले पढ़ा था जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, वो मैं भूल चुका हूं, मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे कोई क्वेश्चन आ जाता है मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। तब वहां से आपको वो चिंगारी लगना चालू होगी, डीमोटिवेशन की चिंगारी। आपका दिमाग खराब होना चालू होगा, डर लगने लगेगा कि यार साला, मैं पढ़ रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, लेकिन शुरू शुरू का भूलते जा रहा हूं। तो यदि उस डर को कम करना है, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देना है, तो उसका एक ही इलाज है। क्या इलाज है? उसका एक ही इलाज है कि आप डे 1 से प्रिपरेशन करते समय, नोट्स बनाते समय, सब्जेक्ट्स रेडी करते समय रिवीजन पर फोकस करते रहना। किसी भी सब्जेक्ट्स को अनटच्ड मत रखना। किसी भी सब्जेक्ट से नाता मत तोड़ लेना कि 2-2 महीने तक उस सब्जेक्ट को देख ही नहीं रहे हैं। भैया आपने सब्जेक्ट रेडी कर लिया, सब्जेक्ट रिवीजन भी डेली बेसिस पे था, रेडी हो गया, रख दिया, नया सब्जेक्ट चालू किया, तो पुराने सब्जेक्ट को भूलना नहीं है। हर 7-8 दिन में, एक आध हफ्ते में उस पुराने सब्जेक्ट पर बेस्ड पीवाईक्यू लगाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पुराना सब्जेक्ट वापस निकालो, एक एक पेज पलटा पलटा के देखो ना, उस पर बेस्ड पीवाईक्यू लगाना है। आज उठाया मन, जैसे जियोटेक हमने पिछले महीने पढ़ के रखा था, आज मन किया परमेबिलिटी के बेस्ड पीवाईक्यू लगा दिए, 15-20 खत्म। 3-4 मिनट लगता है एक क्वेश्चन को करने में, 1 घंटा बैठे लगा दी 10 एक क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन। फिर एक आध दिन और बैठ गए, इफेक्टिव स्ट्रेस के लगा दिए, सॉइल क्लासिफिकेशन के लगा दिए। तो ऐसा करने से सब्जेक्ट से आपका जुड़ाव बना रहेगा आखिर तक। तो हर एक सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा ऐसा दोस्ती बना कर रखना। भाई अपन लोग भी क्या करते हैं, अपने फोन होते हैं हमारे पास, मोबाइल, हम अपने रिश्तेदारों को समय समय पर फोन करते रहते हैं ताकि वो अपने को भूले ना। वैसे सब्जेक्ट्स के साथ भी समय समय पर उनको फोन करते रहो, पूछते रहो उनके हालचाल क्या है, तो वो आपको भूलेंगे नहीं और आप भी उनको नहीं भूलोगे। समझ में आ रही बात? तो लेट मत करो, प्रिपरेशन जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो जरूर स्टार्ट करो। ये तो हमारे अभी गेट 2024 के टॉप रैंकर्स हैं। अब ये प्रिपरेशन में मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, अनअकैडमी आपकी कैसे मदद कर सकता है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। अनअकैडमी में अभी हम लोग फ्लैट 50% का डिस्काउंट देने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये जो ऑफर है ना, वो 30 नवंबर तक वैलिड है, क्योंकि 30 नवंबर से नया बैच भी चालू हो रहा है। 30 नवंबर से नया बैच भी चालू हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। 2026 और 2027 के लिए कोर्स उपलब्ध है 50% डिस्काउंट के बाद। ये डिस्काउंट कब मिलेगा? आप जैसे वेबसाइट में जाओगे, कोर्स लिखोगे गेट 2026 का, हो सकता है वहां पर 20,000 25,000 कुछ प्राइस बताया, वहां पे आपको एक कोड डालना पड़ेगा। आपको एक कोड डालना पड़ेगा, और वो कोड क्या है? वो कोड है AZ11। चार है, कैपिटल ए, कैपिटल जेड, ए फॉर अमित, जेड फॉर झारोला। तो कैपिटल ए, कैपिटल जेड, 11, ये 4 नंबर आप डालना, आपका काम हो जाएगा। AZ11। तो वो प्राइस जो 25,000 30,000 दिखेगा, वो ड्रॉप होके इन प्राइजेस में आ जाएगा, जो अभी आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है कि 14,999 में गेट 2026 का कोर्स, 19,999 में 2027 का कोर्स। लिंक भी मैं डाल दूंगा, कमेंट में लिंक डाल दूंगा जिसके अंदर मेरा कोड फंसा हुआ रहेगा, तो आप क्लिक करोगे तो मेरा कोड लग जाएगा ऑटोमेटिकली।
तो 30 नवंबर से सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। समर्थ बैच नाम से 2026 का बैच हम लॉन्च कर चुके हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चालू कर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद सर, और बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट कर रहे हैं जसपाल सर। मेरा अभी ऑलरेडी इस बैच में शाम 5 बजे स्ट्रक्चरल एनालिसिस एक सब्जेक्ट चल रहा है। स्ट्रक्चर एनालिसिस 2026-27 के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी चालू किया है, 10 एक दिन हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेम सब 2027 के बच्चों के लिए भी चालू हुआ है। 100% स्कॉलरशिप भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जानकारी के लिए आप ये जो QR कोड दिया है इसको स्कैन करो। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हमारे पास में। हमारे ऐप जो है इंडिया का सबसे अच्छा ऐप है। प्लस और आइकॉनिक कोर्स दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस कोर्स में वीडियो लेक्चर्स वगैरह जो जो देते हैं वो तो सब देंगे आइकॉनिक में। इसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप दी जाती है। और ये नोट्स जो आपको अभी दिख रहे हैं कि उसके प्रिंटेड, मतलब सब्जेक्ट जो दिख रहे हैं इसके प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स दिए जाते हैं। प्रिंटेड मटेरियल दिया जाता है, कहने का मतलब है आपके घर डिलीवर कर दिया जाएगा आपके एड्रेस पे। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपको यहाँ पर दी। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट रही होगी। मेरा कोड मैंने आपको बता दिया है। क्या है मेरा कोड? AZ11। इस वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में स्पेशली मैंने लिंक डाल दूंगा मेरे कोड लगा के। आप कोर्स बुक करना चाहें तो तुरंत बुक करिए। 30 नवंबर मतलब कल से सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो भूलिएगा मत, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका आपको अनअकैडमी में मिल रहा है। ये मौका बार बार नहीं देती है ज़िंदगी। कम प्राइस में भी इतना कुछ दे रहा है, यदि क्योंकि ऐसा है सिचुएशन कि अभी क्राउड कम है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। 2027 के बाद क्राउड इंक्रीज हो जाएगा, गेट एस्पिरेंट्स की संख्या इंक्रीज हो जाएगी। तो जो रैंक में अभी आपको IIT मिलने की संभावना है, उस रैंक पे NIT मिलना भी टफ हो जाएगा आने वाले 2 साल में। तो अभी यदि एक हल्का सा डाउनफॉल यदि हम इंजीनियरिंग में देख रहे हैं, तो उसका पूरा बेनिफिट आपको लेना चाहिए और बेनिफिट लेते आना चाहिए आपको, सबसे बड़ी बात। ठीक है, सो आई होप आज का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।